Hello guys, welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of Environment, Ecology and Biodiversity, we will discuss about जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जिसमें हमने अति संकटग्रस्त और संकट के नज़दीक तक की चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20। जापान के नागोया में वर्ष 2010 में आयोजित जैव विविधता पर कन्वेंशन के 10वें सत्र की बैठक COP10 में जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-20 को अपनाया गया। ये सभी देशों और हितधारकों के लिए जैव विविधता की सुरक्षा हेतु कार्रवाई से संबंधित 10 वर्षीय रूपरेखा है। इस रणनीतिक योजना के तहत 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अपनाया गया, जिन्हें आईची जैव विविधता लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। विभिन्न सरकारों द्वारा आईची जैव विविधता लक्ष्य के समर्थन में राष्ट्रीय लक्ष्य स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नागोया प्रोटोकॉल 1992 के जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। इसे जापान के आईची प्रांत में स्थित नागोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया और ये 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ। विश्व वन्य जीव कोष WWF विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुआ और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका लक्ष्य वन्य जीवन का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। इसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को टिकाऊ बनाना, प्रदूषण और निरर्थक खपत में कमी को बढ़ाना देना है। 2021 में विश्व वन्य जीव दिवस, वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, इस विषय के तहत ये मनाया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, जिसका मुख्य विषय हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण था। सम्मेलन में भारत ने जलवायु न्याय, जलवायु शासन, समन प्रयास और आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया। ऊर्जा और संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जो वैश्विक नेताओं और कार्यकर्ताओं को सार्वभौमिक महत्व और जलवायु संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करता है। इससे पहले दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में समझौते किए गए और वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना वस्तुतः यह एक त्रिआयामी संकल्पना है, इसमें समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण शामिल है। सतत विकास की व्यापक रूप से स्वीकृत यह परिभाषा ब्रटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी थी। सतत विकास लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षण विश्व की रचना करना है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठकों में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। ये एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे न छूटे। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 सतत विकास के लिए एजेंडा नामक दस्तावेज में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और संबंधित 169 लक्ष्य शामिल है। लक्ष्यों को मैं बता रहा हूँ। लक्ष्य इस प्रकार हैं: गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता,
साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। सतत विकास की संकल्पना का विकास, इस शब्द की व्याख्या 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग WECD ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में किया था। द ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य के नाम से सतत विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई। क्लब ऑफ रोम, ये वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और सिविल सेवकों और व्यवसायियों की ऐसी संस्था है जो मानवता के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु सलाह देती है। और ये संस्था सोच सम्मेलन, वाद विवाद आदि के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु कार्य करती है। एजेंडा 21 ये धारणीय विकास हेतु एक वैश्विक कार्य योजना है जिसे अर्थ समिट 1992 में स्वीकार किया गया है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। इसमें 4 आयाम समाहित थे जो पारिस्थितिक विनाश, आर्थिक असमानता को समाप्त करने से संबंधित थे। रियो सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। इसे रियो अर्थ शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो +20 सम्मेलन, सतत विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20-22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया और इसीलिए इसे रियो 20 भी कहा जाता है। सतत विकास हेतु भारत के मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया। ये उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 सदस्य राष्ट्रीय मिशन है। वे जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 8 मिशन जो हैं क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इस सिद्धांत में कृषि और खाद्य के लिए पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र के साथ तालमेल बैठाया जाता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता से ध्यान हटाकर समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और कृषि से मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ और लागत के मूल्यों को पहचाना जा सकता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर खेती है, इसलिए इसे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नाम दिया गया है। रासायनिक खाद्य की जगह इसमें देसी खाद, जिसे घन जीवा अमृत कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। शून्य बजट की खेती के लिए देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, चने की बेसन, गुड़, मिट्टी और पानी से खाद तैयार की जाती है। इस खाद के प्रयोग से फसल में कीड़े नहीं लगते। खेतों की सिंचाई, मढ़ाई और जुताई का सारा काम बैलों की मदद से की जाती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बोलेरा निवासी पद्मश्री किसान सुभाष पालेकर को शून्य बजट की खेती का जनक माना जाता है।
इसमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जलवायु अनुकूल कृषि। जलवायु अनुकूल कृषि CRA एक दृष्टिकोण है जिसमें जलवायु परिवर्तन से भी फसल और पशुधन उत्पादन के जरिए दीर्घकालिक उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधन शामिल है। ये पद्धति आने वाली पीढ़ी के लिए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए गरीबी और भूखमरी को कम करेगी। जलवायु परिवर्तन का भारत की कृषि पर प्रभाव। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम चुनौती जलवायु परिवर्तन और इससे लगातार सूखा, मिड सीजन सूखा, चक्रवात, बाढ़, लू, शीतलहर और समुद्र के खारे पानी का तटीय इलाकों में प्रवेश जैसे प्रभाव है। साल 2030 तक तापमान में 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जो पैदावार पर गंभीर प्रभाव डालेगा। उच्च तापमान, फसल की अवधि को छोटा, प्रकाश संश्लेषण में बदलाव, फसल शोषण दर में इजाफा और कीटाणुओं की आबादी को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन पोषण तत्वों को जैविक से गैर जैविक में बदलता है और उर्वरक इस्तेमाल की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साथ ही मिट्टी से वाष्पन उत्सर्जन को भी बढ़ाता है, जिससे आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक कृषि कमाई में 15 से 18% की कमी और गैर सिंचित क्षेत्र में 20 से 25% तक का कमी आ सकती है। ये भोजन की कमी, पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलने से मानव में पौष्टिकता की कमी ला सकता है, जो लोगों को स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर असुरक्षित बनाता है। संरक्षण कृषि। संरक्षण कृषि वो पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ में प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण और जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं, उदाहरणार्थ शून्य कर्षण या अति न्यून कर्षण के साथ कृषि रसायनों और अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों का संतुलन और समुचित प्रयोग होता है और कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षण खेती विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 8.5% क्षेत्रफल में होती है, जो लगभग 12.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र है। इसका 90% क्षेत्र अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में है। भारत में संरक्षित खेती का प्रारंभ 90 के दशक में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीरो टीड सीड ड्रिल के साथ हुआ। ग्लोबल एलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जलवायु अनुकूलन कृषि पर एक समावेशी, स्वैच्छिक और क्रिया उन्मुख व हितकारी मंच है, जिसे 23 सितंबर 2014 को UN क्लाइमेट सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ये स्वैच्छिक गठबंधन है। इसकी सदस्यता से बंधनकारी दायित्व नहीं उत्पन्न होता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है। ग्रीन एजी परियोजना। ये परियोजना कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के मकसद से मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड हैं शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों और पद्धतियों को एकीकृत करना है। यह पायलट परियोजना सभी राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। यह परियोजना वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है, जो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को खाद्य और कृषि संगठन और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और इसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ओजोन परत का अपक्षय और ओजोन परत के मानवीय और प्राकृतिक कारण। कॉम्प्ट का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के बहुत ही आकर्षक चैप्टर में आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा की। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्प्ट यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है।
कॉमेडिया लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। हर हर महादेव।